हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे, फिजिक्स लेक्चर 3 पढ़ चुके थे। ये है लेक्चर 4। इसमें आपका लेसन जो फर्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत आवेश वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर में आप सभी पढ़ेंगे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए दो स्थितियां बताई थी आपको, एक बताई थी अच्छी स्थिति और अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरी बताई थी निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो अच्छी स्थिति के कारण, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण आप सभी ने पढ़ लिया था और निकाल लिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ई बराबर आपका फार्मूला आया था 1/4πε0 2p/r³। अब इस वीडियो में आप सभी पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण। ठीक है, तो साफ समय आपका बर्बाद ना करते हुए यह मैं आपके लिए चालू करने जा रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये क्या होता है, समझेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, जैसे उसमें लिया था बिल्कुल वैसे ही लेंगे इसमें भी। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसके मान लिया जो आवेश हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K। द्विध्रुव -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L मीटर है। ये L आधी हो गई और ये आधी LA हो गई। ठीक, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, फिर से इसको समझो इतना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है। द्विध्रुव -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी जो है वो 2L मीटर है। L इतनी, तो कितनी हो गई, 2L मीटर। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, यह स्मॉल r मीटर की दूरी हो गई। मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय तथा लंब अर्धक स्थिति में, निरक्षीय भी हो, इसके अक्ष पर भी ना हो और इसका लंब अर्धक मतलब इस पर लंब भी होना चाहिए और इसका अर्धक होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। तो इस पर ये लंब भी है और इसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब लंब अर्धक हो गया। लंब अर्धक स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी। यहाँ पे P पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी। अब देखो समझो, इस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगी, इस प्लस के कारण वो आपको पता है कि क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, दूर की ओर होती है। और इसके कारण माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये हो गया E1 और ये हो गया E2। ये आपने पढ़ा E1 और E2। थोड़ा फिगर नीचे बना रहे हैं जिससे कैमरे में आ जाए। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ये दूरी है r। ठीक है, इसकी निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q कूलाम आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो सीधे ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे E1। और इसके कारण जो होगी माइनस के कारण, देखो प्लस के कारण जो बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर की ओर होती है और माइनस वाले आवेश की ओर होती है, तो इसकी ओर होगी E2। ये हो जाएगा। तो पहले तो निकालेंगे +Q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
E1। देखिए आप जो स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है थ्योरी जो आपको दिख रही है उसमें ये E1 और E2 दोनों की जगह पे E दिख रहा होगा, तो जहाँ पे हम E1 बोलें वहाँ पे आप E1 कर लेना और जहाँ पे E2 बोलें वहाँ E2 कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो जब टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग में वो हमसे बन नहीं पा रहा है। अब देखो ध्यान दीजिए, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे। तो देखो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का ये क्या होगा, कर्ण, क्योंकि ये बता रहा था लंबवर्धक है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो जब लंबवर्धक है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण का मान होगा वो होगा r² + l²। इसी प्रकार इस अगर त्रिभुज में लें तो इसका मान क्या होगा, r² + l²। ये कर्ण हो जाएगा। E बराबर आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। r मतलब ये दूरी, और ये दूरी कितनी दे रहा है आपको, √r² + l² का स्क्वायर होता है। बिंदु आवेश के कारण बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो r की जगह ये दूरी ये दे रहा है तो इसको रख देंगे, r की जगह स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये आ गया तो E1 का जो मान आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/ ये हो जाएगा स्क्वायर √ जब दोनों लगे होते हैं तो हट जाते हैं, तो आएगा r² + l², इतने न्यूटन प्रति कूलाम। डायरेक्शन क्या होगी, B से P की ओर है, ऐसे B से P की ओर, तो क्या लिखेंगे, BP के अनुदिश। ये हो गया। अब निकालेंगे -Q आवेश के कारण, -Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर, तो E2 बराबर भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/ क्या होता है, r²। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर √ हट जाएगा तो r² + l²। मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी जो दिशा होगी वो P से क्या दिख रहा है, B की ओर, A की ओर, PA के अनुदिश। ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आया। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो ध्यान दीजिए कि अगर हम इस P के इस जगह के हम केवल फिगर को बनाते हैं, ये पॉइंट P हो गया, इसके फिगर को बनाते हैं तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अगर इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे मान लें E है, ठीक है। जो इन दोनों का परिणामी आया वो हमने माना E है, तो इसका जो होगा, इसके लंबवत जो होगा वो होगा E1 sin थीटा, और जो समांतर होगा वो होगा E1 cos थीटा, ठीक। ये अगर एंगल यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा, ये एंगल इधर अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये अगर क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे थीटा होगा समझो। ये अगर आप देखें कि इसको अगर हम ऐसे माने, ये और ये कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, तो ये क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। तो जब जेड बना रहा है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों थीटा होंगे। एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और अगर ये देखें कि ये इधर रेखा है और ये इधर रेखा है, तो ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख एक ही संगत कोण दिख रहा है दोनों, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो संगत कोणों का मान बराबर होता है, ये दिख रहा है ना, ठीक। तो ये और ये थीटा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, थीटा होंगे, मतलब ये भी क्या होगा, थीटा होगा।
तो देखो लंबवत जो घटक लिया E1 साइन थीटा, अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा साइन लें कौन सा कॉस लें। तो जो इसका जो ले रहे हैं तो एक भुजा इधर हो गई एक भुजा इधर, जो थीटा को टच करने वाली भुजा हो उसमें हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, और जो थीटा को टच ना कर रही हो वो क्या लेते हैं, साइन। जैसे इसकी जो क्या हो गई, इसकी एक ऐसे भुजा लेंगे और एक ये दे रहा है, तो ये थीटा को नहीं टच कर रही है तो ये कैसी हो जाएगी, E2 साइन थीटा, और ये वाली थीटा को टच कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे कि E1 और E2 क्या है, परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। E1 का भी मान इतना था, E2 का भी मान इतना ही है, तो दोनों के परिमाण, इन दोनों के परिमाण क्या आएंगे, समान आएंगे, किंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो ये दोनों यहाँ पे अगर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये दोनों आपस में घट जाएंगे विपरीत दिशाओं के होने के कारण। तो बिंदु P पर इनके लंबवत घटक के कारण जो परिणामी तीव्रता आएगी वो शून्य आएगी। तो जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो केवल इन दोनों के कारण होगी, और ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे अच्छी स्थिति में बताया था आपको कि E1 की दिशा थी इस तरफ और E2 की थी इस तरफ, तो दोनों विपरीत दिशाएं होने के कारण आपका आंसर क्या आया था, E1 माइनस E2। अब देखो इसमें निकालेंगे तो ये E1 और E2 समान है, आपको थ्योरी में दिख रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर आपको हमने बता दिया है कि E1 और E2 जो दिया है वहाँ 1 और 2 आपको स्वयं ऐड करना है, जैसे हम बताते जा रहे हैं। जैसे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्या, E कॉस थीटा और दूसरा भी E कॉस थीटा, ठीक है, तो वहाँ पे 1 और 2 आपको स्वयं करना है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा वो होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 के हो जाएगा। अब देखो इसके मान रखेंगे, E1 क्या है, E1 कॉस थीटा और दूसरा E2 कॉस थीटा, E बराबर वैल्यू रखेंगे E1 की। तो E1 का मान जो आपको दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, 1/4πε0 के Q/r²। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। साथ में दे रहा है कॉस थीटा लिख देंगे। E2 का मान रखेंगे, E2 का मान दे रहा है 1/4π, ये भी दे रहा है इतना ही जितना ये था, तो 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² कॉस थीटा। दोनों सेम है तो क्या होंगे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के 2Q/r² प्लस L² कॉस थीटा। अब देखो लिखेंगे, परंतु यहाँ से आप कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा का जब आप यहाँ से मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का जो मान आएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रहा है, कोण के सामने वाला लंब, ये हो गया आधार। आधार कितना है, L, और कर्ण कितना है, √r² प्लस L², ये हो गया। तो जो E का मान आएगा वो आपका आ जाएगा 1/4πε0 के 2Q/, ये हो जाएगा r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा की जगह रखेंगे L/√r² प्लस L²। इतना हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे लेंगे तो E बराबर 1/4πε0 के 2Q इंटू L को लिख सकते हैं Q इंटू 2L। इसकी घात 1 है, इसकी 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 1 3, 3/2, तो इसकी पूरे की घात क्या हो जाएगी, 3/2। तो इसकी जगह लिखेंगे r² प्लस L² की पावर 3/2। परंतु जो Q इंटू 2L होता है वो कितने के बराबर होता है, P के। P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के। अब देखो इतने की जगह पे क्या रखेंगे, P, अतः
इक्वल जो आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो आपको पता होता है कि जैसे पिछले आपको लेक्चर में बताया था जब अच्छी स्थिति पढ़ा रहे थे कि ये L जो होता है वो L की R की अपेक्षा में बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि L क्या है, बहुत छोटा है किससे, R से, R की तुलना में, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर इसको L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लिया, तब E बराबर जो आएगा, E बराबर अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये P अपॉन, यहाँ पे होगा ये L स्क्वायर हट गया तो आ जाएगा R स्क्वायर, पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो जो E का मान आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R³। इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया। तो ये आपका आ गया फार्मूला। कब, जब इन दोनों आवेशों के बीच क्या हो, कोई ना कोई मीडियम हो। ठीक है, ये आवेश कहाँ रखे हों, किसी न किसी मीडियम में रखे हों, माध्यम में रखे हों। अब कह रहा है यदि माध्यम, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा हो जहाँ पे क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो। यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, तो निर्वात अथवा वायु हो तब क्या होता है, तो K बराबर होता है 1 के, अतः E बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R³। इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अगली हेडिंग समझिए। देखो अब की कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो माना वही एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक क्या है, K है। द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है और जिनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L मीटर है। अब देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये थीटा कोण बनाते हुए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण यहाँ पे बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो क्या करेंगे, जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की, देखो आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और प्रत्येक सदिश राशि को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन से, समांतर घटक और लंबवत घटक। अगर इसके हम समांतर घटक जो हमें निकालना है उसके अगर हम समांतर घटक निकालेंगे इसका, तो इसका ये समांतर घटक इस बिंदु OP के जो समांतर घटक होगा वो इस प्रकार होगा। ये हो गया OP के समांतर घटक। ठीक, ये OP के जो समांतर घटक होगा वो इस थीटा को टच कर रहा है और थीटा को टच करने वाला क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका जो द्विध्रुव कोण था P था, तो इसका क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा। इसके लंबवत घटक की बात करें तो इसके जो लंबवत घटक होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि ये ऐसे रेखा है तो इस पर लंब कैसे बनाया जा सकता है, जैसे ये ऐसे रखा हो, ये लंब है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो लंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस प्रकार, समझ रहे हैं ना। तो लंब कैसे होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार। तो इस पर अगर लंब बनाए लंबवत घटक तो ऐसे बनेगा।
ये हो गया लंबवत घटक। लंबवत घटक क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, लंबवत क्या होता है, जो थीटा को टच ना कर रहा उसको किसके साथ लेते हैं, साइन थीटा के साथ लेते हैं। अब देखो जो इसके कारण हमने मान लिया कि इसके कारण समांतर के कारण जो आपको दिख रहा है वो आपको ने मान लिया कि क्या है, E1 है, और लंबवत के कारण जो इस पर होगा वो क्या होगा, E2 होगा। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा मतलब E1 जो होगा, देखो लंबवत घटक के कारण आपने अभी पढ़ा था, जो समांतर घटक के कारण होता है वो आपने पढ़ा कि समांतर घटक के कारण या अच्छी स्थिति के कारण, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पीछे लेक्चर में पढ़ा था, 1/4πε0 क्यू अप 2p/r³, 2p/r³। तो p की जगह पे अब की कितना लिखेंगे, p cos थीटा, और r³ समझ रहे हैं, तो r³ हो गया इतने न्यूटन प्रति कूलम। और लंबवत घटक के कारण आपने पढ़ा था E2 बराबर 1/4πε0, और ये पढ़ा था आपने कितना, p/r³। तो p की जगह पे कितना रखेंगे, p साइन थीटा अपॉन r³, इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब इनका क्या करेंगे, इनका परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा, तो बिंदु P पर अब ये एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश के साथ। तो जब 90 अंश का कोण बना है तो क्या होता है, E बराबर E1 स्क्वायर अंडर E, समझ लो, देखो बता रहे हैं, जो R रिजल्टेंट होता है वेक्टर का वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और थीटा कितना इन दोनों के बीच का 90 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये तो हो गया 0। तो R जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो R का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो आएगी वो आएगी √A1, ए की जगह क्या लिखेंगे, E1 का स्क्वायर, और प्लस बी की जगह रखेंगे E2, तो E2 का स्क्वायर। ये होगा इनका रिजल्टेंट। देखो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आया, परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर आएगा वो आएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E बराबर √E1 स्क्वायर, तो E1 की जगह इसका स्क्वायर करेंगे 1/4πε0। हम इसका स्क्वायर अलग किए दे रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2p/r³ का स्क्वायर, इतने का एक साथ ले लो, ε0 p/r³, इतने का स्क्वायर। इसमें क्या बचा, p/r³ तो हट गया, बचा 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस हो जाएगा E2 का स्क्वायर। तो जब E2 का स्क्वायर करेंगे तो E2 का स्क्वायर, तो इसको 1/4πε0 p/r³ को एक साथ ले लो, तो 1/4πε0 p/r³, इतने का होल स्क्वायर आ गया। बचा कितना, साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर सॉल्व करेंगे, इसमें भी मिल रहा है 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर, इसमें मिल रहा है 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर। इतना पूरा क्या करो, पूरे से कॉमन ले लो, तो E बराबर आ जाएगा √1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर। इससे पूरा हट गया, क्या बचेगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और cos का होता है cos स्क्वायर थीटा। इसमें से ये पूरा हट गया, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, इसमें स्क्वायर लगाया, अंडर रूट लगाया, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4πε0 p/r³, √4 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, और प्लस के दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल जो होगा वो होगा 1/4πε0 p/r³, और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा प्लस के 1।
इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु आवेश के कारण। अब देखो अच्छी स्थिति में निकालेंगे, अच्छी मतलब ये ऐसे था और इसी अक्ष में, तो अच्छी स्थिति में क्या होगा कि इसी अक्ष में जब लेंगे तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। नंबर 1 अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। रख दीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ अंडर रूट, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह 0 डिग्री प्लस 1। cos स्क्वायर 0 का मान होता है 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 और 1 4, 4 आ गया। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 4 और अंडर रूट लगा है मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये निकाल चुके हो आप अच्छी स्थिति में। सेकेंड में बात करें किसमें, निरक्षी स्थिति में। निरक्षी और लंब अर्धक, निरक्षी स्थिति में निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुवता, ऐसे निकालेंगे इस पर लंबवत हो। तो निरक्षी स्थिति में थीटा कितना होता है, थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे थीटा की जगह पे 90 डिग्री, क्या होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ और अंडर रूट 3, यहाँ पे रखेंगे कितना 0 ये 90, तो cos स्क्वायर 90 प्लस 1। cos 90 का मान होता है 0, 0 का 3 में गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 का 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। और ये अभी आपने निकाला था निरक्षी स्थिति में कि यही होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति पर हो, कहीं भी बिंदु स्थित हो, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे कहीं भी निकाल सकते हैं, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, इधर रख दें, किसी भी स्थिति में रख दें, कहीं पर भी रख दें, तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है। देखो अगली हेडिंग जो आपकी है वो कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर कार्य करने वाला बलयुग्म का गुण। तो देखो होता क्या है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, देखो समझो पहले, ये ले लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समान, एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। इसमें क्या किया गया, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया इस प्रकार, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है, इस पर इसका मान है -q और ये +q है। तो देखो +q के कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल होगा वो F जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में होगा, और जो -q के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, F बराबर ये भी EQ होगा। लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, इस तरफ होगी। ये दोनों के मान बराबर हैं, ठीक है, इनके परिमाण बराबर हैं किंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो अतः ये क्या बनाते हैं कि युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इस युग्म को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। परिभाषा समझो कैसे देंगे, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत द्विध्रुव है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, समझे। जो वैद्युत द्विध्रुव को क्या करता है, घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ये ऐसे घुमा के चाहेगा कि इसकी दिशा में हो जाए, ये हो गया प्रत्यानयन बल युग्म। अब आपसे कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रत्यानयन बल युग्म में संबंध, ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध। तो देखो क्या करते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी, इससे क्या किया गया, थीटा कोण बनाकर रख दिया गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है।
तो इस पर क्या करता है, इनके सिरों पर एक बल कार्य करने लगता है। माना प्लस पर जो बल कार्य कर रहा है वो F बराबर EQ है, और माइनस पर जो बल कार्य कर रहा है वो F बराबर वो भी EQ है, किंतु ये दिशा परिमाण में तो बराबर है, दिशा इनकी विपरीत है। और अर्थात ये क्या बनाते हैं, बल युग्म, जो क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इस बल युग्म को किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। टो, इसको बोलते हैं टो, टो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें अगर बात करें, ये अगर हम लोग साइन थीटा लें, ये जैसे ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, इसको ये है क्या, लंब, फिगर में नहीं लिखना है लंब। तो अगर इसमें हम लोग साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना हो गया, 2l। तो लंब कितना आएगा, लंब बराबर आएगा 2l, इधर आ जाएगा 2l साइन थीटा। इसलिए इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2l साइन थीटा। ये आपके समझने के लिए था, नोट नहीं करना है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है, पहले समझेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है। ये तो हो गई प्रत्यानयन बल युग्म की परिभाषा। अगर आपसे संबंध पूछ दे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बल युग्म के आघूर्ण में संबंध, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध, तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो -q व +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। तब इस पर बल +q पर बल क्या करता है, EQ कार्य करता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, तथा -q पर बल भी F बराबर EQ ही कार्य करता है, जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात ये बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इस बल युग्म को कैसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से या टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा टो बराबर जो होता है वो होता है एक बल इनमें से इनटू, या इधर लिख दें, टो बराबर होता है एक बल इनटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल क्या था, बल था E इंटू क्यू। क्रिया रेखा की, इसकी क्रिया रेखा ये है पूरी, इसकी क्रिया रेखा ये है, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 2l साइन थीटा। तो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l क्या पड़ा है, P द्विध्रुव गुण, परंतु Q इंटू 2l इक्वल किसके होता है, P के, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव गुण। ये है द्विध्रुव गुण। अतः अब निकालेंगे, अतः टाउ बराबर जो होगा वो होगा E इंटू पी इंटू साइन थीटा, या लिख सकते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है, समझे, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखो बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, अब इसको देखो, टाउ को वेक्टर रूप लिखेंगे, इसका वेक्टर रूप लिखेंगे, टाउ के ऊपर वेक्टर लगाएंगे P क्रॉस E। ठीक, क्योंकि क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, तो ये आ गया। अब देखो इसके कुछ कंडीशन देखिए विशेष या नोट। नंबर 1, जब क्या किया जाए, जब इसको इसके समांतर रखा जाए, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के क्या किया जाता है, समांतर रखा जाता है। ठीक है, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र, या स्क्रीन में लिखे दे रहे हैं, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E के समांतर रखा जाता है, अर्थात थीटा इक्वल 0 डिग्री, तब टाउ बराबर या टो बराबर PE साइन 0,
और साइन जीरो का मान आपको पता है कि कितना होता है, साइन जीरो का मान होता है 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा P इंटू ई सेकेंड, सॉरी साइन जीरो का मान होता है 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कोई बल आघूर्ण बलयुग्म इसमें कार्य नहीं करेगा, कोई बल नहीं लगेगा। और सेकेंड नंबर, जब द्विध्रुव को क्या किया जाता है, क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत ऐसे रखा जाता है, ठीक है, तब थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तब तो बराबर होगा PE साइन 90, साइन 90 मतलब PE, और साइन का सबसे अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है, 1 का इसमें गुणा करेंगे इतना आएगा। इसी को हम लोग अधिकतम बल या गुण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जब इसको क्या करेंगे, पूरा घुमा के इस प्रकार रख दिया जाए, 180 कोण के पे घुमाया जाए। थर्ड नंबर, जब थीटा इक्वल क्या होगा 180, तो 180 होगा तो यहाँ पे रखेंगे कितना 180, और साइन 180 का, साइन 180 का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसका तब भी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, अर्थात इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपका पहला लेसन जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके न्यूमेरिकल भी आप लोग पढ़ लीजिए, कुमार मित्तल की बुक से हमने सॉल्व किए। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज, ये न्यूमेरिकल थ्योरी पूरी खत्म होने के बाद फिर आपको NCERT पढ़ाई जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।